हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि छोटे स्तर पे मतलब स्मॉल लेवल पे कैसे हम लोग मैनेज करते हैं सभी चीज़ को। अब पढ़ेंगे लार्ज लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। तो अब ये वर्ड मैक्रो का मतलब होता क्या है? ये जो वर्ड है मैक्रो, इसका वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब भी होता है लार्ज। मतलब हम लार्ज लेवल पे बात करेंगे, स्मॉल लेवल पे नहीं, लार्ज लेवल पे बात करेंगे। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक issues related to economy as a whole। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील्स करता है? इकोनॉमिक इश्यूज से, मतलब इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ये काम करता है। रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे। जैसे माइक्रो में MICRO में क्या करते थे? स्मॉल लेवल पे बात करते थे। अब इसमें क्या बात करेंगे? एज अ होल, मतलब पूरे कंट्री को लेके बात करेंगे। ठीक है। अब ये वर्ड इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी क्या है? ये क्या है? मतलब वे ऑफ लिविंग। ठीक है, कि उस किसी एरिया के, पार्टिकुलर एरिया के पीपल मतलब कैसे कल्टीवेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं अपने लाइफ को जीने के लिए, उसका ही मतलब हो गया क्या? इकोनॉमी। पार्टिकुलर एरिया के लोग अपना लाइफ जीने के लिए क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर एरिया के, तो उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हमने जान लिया। ठीक है, इकोनॉमी में हमने समझ लिया कि इकोनॉमी होता क्या है। अब क्या हो रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक इश्यूज। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बेसिक इश्यूज आ रही है। ठीक है, तो पहला इशू क्या हो गया? इकोनॉमी। ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, इशू क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। क्या है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या है? मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब किसी भी चीज को बैलेंस करके रखना, उसको मतलब क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी जो है हमारा उसको बराबर में रखें। ठीक है, स्टेट ऑफ बैलेंस में रखें। तो इकोनॉमी जो है डिमांड और सप्लाई से चलता है। इससे पहले क्लास में भी मैंने कुछ बताया था इसके बारे में। तो होता क्या है, डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करती है कि मार्केट में किसी भी चीज़ की प्राइस क्या होगी, या फिर सब चीज़ मार्केट को वही चलाती है, डिमांड और सप्लाई। तो अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, मतलब बैलेंस में रखने के लिए, हमें जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसको किसके बराबर करना पड़ता है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करना पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया टोटल डिमांड। मतलब किसी भी चीज का हम कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना चाह रहे हैं, ठीक है, वही डिमांड हो गया। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल करके। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई का बात करें तो इसका मतलब हो गया टोटल सप्लाई। कितना हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं टोटल, वो हो गया
एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होना चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे करें? ठीक है, अब सेकंड है डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम का मतलब था बैलेंस करना, तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कि बैलेंस नहीं है। अगर इकोनॉमी बैलेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड जो है, वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है, पर यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं होंगी। ठीक है, किसमें? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी में। इकोनॉमी बैलेंस नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम कोई रिसोर्स लिए, ठीक है, कुछ मेरे पास सामान है, उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सही से यूटिलाइज मतलब सही से उसको जो यूज़ होता है वो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? जितना उससे हम वर्क ले सकते थे वो वर्क नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर हम शुगर केन की ही बात करें, तो हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो बहुत सारा शुगर केन को का जो जूस होता है वो निकालते हैं। तो नोटिस करना, वो लोग मशीन में एक बार डाले, घुमाए इधर निकल गया, कुछ जूस निकला, फिर उसको दोबारा डालते हैं, फिर घुमाते हैं, मतलब उसको डालते जाते हैं तब तक जब वो भूसा के तरह नहीं हो जाए, मतलब सारा रस उससे नहीं निकल जाए। ठीक है, तो क्या किया? तो शुगर केन वाले के लिए शुगर केन क्या है? रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है। वो उसको जितना तो यूज़ कर सकते थे, जितना यूज़ कर सकते थे उतना यूज़ किए, और जितना उससे जूस निकल सकता था वो निकाल लिए। मतलब रिसोर्स का पूरी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से यूटिलाइज हुआ। ठीक है, पूरी तरीके से यूटिलाइज हुआ। तो अगर हम उसी चीज़ को यूटिलाइज सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। होगा क्या? जितना हम सप्लाई कर सकते थे, हो सकता था कि हम उसी एक गन्ने से 10 ग्लास बना सकते थे, एक गन्ने से 10 ग्लास बना सकते थे, लेकिन अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज नहीं किए तो हो सकता है हम 5, 6 या 7 ही ग्लास बना सके। तो हमें क्या हो गया? लॉस हुआ, हम सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाए। तो उसी कारण क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए टमाटर अभी मान लीजिए 20 रुपये किलो है, अभी कॉन्स्टेंटली 20 रुपया ही चल रहा है। मान लेते हैं कि टमाटर 20 रुपये किलो है मार्केट में, चलो ठीक है, एकदम बराबर अभी इक्विलिब्रियम में है मार्केट, डिमांड भी बराबर है, सप्लाई भी बराबर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अचानक सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है, क्या हो गया? अचानक एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हो गया किससे? एग्रीगेट डिमांड से। अब क्या हुआ? सप्लाई मार्केट में कम हो गया और डिमांड इतना ही है। अब क्या है? डिमांड और सप्लाई बराबर था, तो सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। और डिमांड कहाँ है? अभी भी यहाँ पर भी है। तो ये सप्लाई और डिमांड अभी बराबर में नहीं है। तो अब क्या हुआ? मार्केट में डिमांड है टमाटर का, सब टमाटर खोज रहे हैं, यार इधर मिल जाए उधर मिल जाए, बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो अब जो है सप्लाई इतना कम है, तो जो सेलर है, जो टमाटर बेचते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अरे सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, लोग बहुत खोज रहे हैं, ठीक है, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या करते हैं ना, ये जो टमाटर जो 20 रुपये किलो बिक रहा था, हम इसको बढ़ा के 40 रुपये कर देते हैं या 50 रुपये कर देते हैं। क्या करेंगे? उसका प्राइस बढ़ा देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ाए तो क्या हुआ? डिमांड कम था ना, डिमांड तो उतना ही था, सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। तो सप्लाई हम उसको दे नहीं पा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाता है, जिसके कारण डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और क्या होता है? कभी कभी एग्रीगेट डिमांड ही कम हो जाता है, किसी भी चीज़ का डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ? इतना सारा प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं, कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। तो ये भी क्या है? इशू है, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से
डिसइक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो अब अगर हम बोले कि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या हो गया है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया है, किससे? एग्रीगेट डिमांड। लो अभी 20 रुपया था दाम इसका टमाटर का, ठीक है। अब सप्लाई क्या है, कम है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ के मान लेते हैं कितना हो गया, 50 रुपीज़। पहले था 60, अब 50 रुपीज़ हो गया। प्राइस बढ़ गया किसके कारण? सप्लाई कम था और डिमांड ज़्यादा था। तो ये जो गैप बना ना 20 से 50 के बीच, कितना का? 50 माइनस 20, कितना का? 30 का। तो ये 30 क्या हो गया? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या हो गया? इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब ये दोनों के बीच में एक गैप बन गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जितना का गैप बना उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब कितना महंगाई हुआ। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या हो गया? महंगाई। और गैप का मतलब स्पेस। तो कितना स्पेस बना महंगाई के कारण। पहले तो 20 रुपया था, अब कितना हो गया? 50 हो गया। तो 30 का इन्फ्लेशनरी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब ये सिचुएशन हम लोग चेंज कर देते हैं। अब सिचुएशन चेंज करके क्या करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई जो था पहले क्या था? कम था। अब हम सप्लाई को ज़्यादा कर देते हैं और डिमांड कम कर देते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। तो अभी क्या होगा? मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ही है सप्लाई। वो जो हमको, जैसे मान लीजिए टमाटर हमको चाहिए था, तो हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ही सप्लाई हो गया। डिमांड यहाँ था, सप्लाई यहाँ था, सप्लाई इतना हो गया, डिमांड इतना ही है, डिमांड लोग कर नहीं रहे हैं उतना। तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा ना, उतना सारा टमाटर फेंकना पड़ेगा। तो क्या होगा जब 20 रुपया था दाम, अब क्या हो गया? कोई खरीद नहीं रहे हैं, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा ड्रॉप हो जाएगा। इसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। मान लेते हैं कि अब कितना हो गया? 10 रुपये। क्यों हुआ? सप्लाई बहुत ज़्यादा था और डिमांड बहुत कम था, ठीक है। तो क्या हो गया? कितना का गैप हो गया? 10 रुपये का। 10 रुपये का गैप हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट डिमांड से, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। तो जो जितना कम हुआ उसको क्या बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ये तो हमने पढ़ लिया डिसइक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड क्या है? करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब ये इशू भी है कि अभी ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसको करेक्ट कैसे करें, ये भी प्रॉब्लम है। और ये क्यों होता है? ये जो डिसइक्विलिब्रियम है वो क्यों होता है? जब हम रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, फुल्ली यूटिलाइज नहीं करें, तो डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाता है। जब हम रिसोर्स को नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, जब सही से पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है? डिसइक्विलिब्रियम। क्या हो जाता है? डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है जब हम रिसोर्स को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो इसको करेक्ट कैसे करें, हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। ये भी प्रॉब्लम है। तो हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ा।
इक्विलिब्रियम कैसे करें, डिसइक्विलिब्रियम जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कैसे करें, ये 3 प्रॉब्लम्स है। तो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो सोचे यार इसको अब ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए क्या किया, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में MICRO में क्या किया था इकोनॉमिस्ट ने, बहुत सारी थ्योरी बनाई थी ठीक करने के लिए। तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी थ्योरी बनाई गई है इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो थ्योरीज क्या है, थ्योरीज एकदम सिंपल है। थ्योरी क्या है, पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे क्या किए, जो प्रॉब्लम था इक्विलिब्रियम का इकोनॉमी में, बस आगे क्या आ गया है थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसे करें वो हम किस में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम में। सेकंड क्या है, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम को हम कैसे सही करें, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में। और थर्ड हो गया थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। थ्योरी किस चीज़ को लेके, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए कि डिसइक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे करेक्ट करें, ठीक है। ये सब थ्योरी है, ये सब थ्योरी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकते हैं, कैसे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करके, बराबर ही रखना है, एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रखना है। तो डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक करें, कैसे, रिसोर्स जो है हमारे पास उसको यूटिलाइज करें सही से। रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड फुल्ली, ठीक है, रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करें। जैसे अब करेक्शन कैसे करें इक्विलिब्रियम को, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम को अब हम करेक्ट कैसे करें। बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ी इक्विलिब्रियम के बारे में, डिसइक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब करेक्ट कैसे करें, तो थ्योरी ऑफ करेक्शन में क्या होगा, अब थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, पहला क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब हो गया कि जो मार्केट में, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी मतलब करेंसी, मतलब पैसा जो है वो क्या कर रही है, राउंड घूम रही है, ठीक है, सबके पास है। तो उस मार्केट के पैसे को मानो कम है तो कैसे बढ़ाया जाए, अगर बहुत ज़्यादा है तो कैसे कम किया जाए, ठीक है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा भी हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, सबकी दाम बढ़ने लगती है। अगर कम पैसा है तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी लाती है कि मार्केट में जितना पैसा घूम रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल में रखा जाए। तो क्या पढ़ते हैं उससे, मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा क्या है, पहला हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, किससे, हम लोगों से टैक्स लेती है। तो वो जो पैसा आया वो क्या करती है, वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए,
यूज़ करती है, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है वो इसी में आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो टैक्स है, वो जो पैसा है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है ताकि डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का, वो हम लोग पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। डिमांड और सप्लाई मानो मैच नहीं कर रहा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम लोग डिमांड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कंट्री में मान लो सप्लाई हो रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं, खरीद ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हो सकता है कम इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप लोन प्रोवाइड करो कम रेट पे। तो क्या होगा, मार्केट में लोग लोन लेना शुरू कर देंगे, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो वो सप्लाई करना, डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, सप्लाई को इक्विलिब्रियम में रख पाएंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, और एक पॉलिसी है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तीसरा क्या है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है कि हमारा जो कंट्री के जो करेंसी है उसका वैल्यू अदर कंट्री के रिलेटेड, जैसे इंडिया का जो अगर बात करें रुपीस की डॉलर से रिलेटेड, तो अगर $1 कितना के बराबर है, $1 जो है अप्रॉक्स 81 रुपीज़ के बराबर है, 81 पॉइंट समथिंग, 81.47 है, ठीक है। $1 का वैल्यू 81.47 है, ठीक है। अगर हम यही $1 की बात करें किससे, पाकिस्तान के पैसे से अगर बात करें पाकिस्तान की, तो क्या है, 210 रुपये के बराबर है, 210 रुपये के बराबर है। $1 अगर इंडिया का बात करें तो 81.47 है, और $1 अगर पाकिस्तान की बात करें तो 210 है। तो ये जो रेट है फ्लक्चुएट करते रहती है, ठीक है। इसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, ठीक है। डिमांड कितना सप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितना हम लोग किसी से अगर अदर कंट्री से खरीद रहे हैं, वो भी कंट्रोल करके रखती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को लाती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी को लाती है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी को लाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। माइक्रो हमारा हो गया था, मैक्रो भी हो गया, ठीक है। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।